नहीं, आप लोगों ने इस चीज़ में बड़ा एक सख्त स्टांस था। मैं मास भाई का भी और उसका कि कोई दो नंबर काम नहीं होगा। कोई भी अब बच्चा नहीं है, एक छोटे बच्चे को भी ना कोई चीज़ नॉलेज चाहिए होती है ना, फौरन गूगल खोल लेता है। आप कस्टमर भी डाल देते हैं कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स वीक थे, आप ये था। नहीं, आप कस्टमर को सही वे बताएं। अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद शकील है और आज विजिट वीज़ा के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक पॉडकास्ट लेके हाजिर हुआ हूँ जिसमें हमने अपने एक गेस्ट को इनवाइट किया है जो ना सिर्फ हमारी ऑफिस बिल्डिंग में ही काम करते हैं बल्कि हमारे प्रीवियस ट्रैवलर भी रहे हैं और अब हमसे विजिट वीज़ा की जर्नी का भी पार्ट बन चुके हैं। उन्होंने रिसेंटली अपने फादर और अपने भाई का विजिट वीज़ा हमसे प्रोसेस करवाया यूएसए का, क्योंकि एक सक्सेसफुल जर्नी रहा और उनका वीज़ा एक्सपीरियंस कैसा रहा, इन तमाम चीज़ों के बारे में उनसे बात करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं फाद भाई को। अस्सलाम वालेकुम फाद भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? फाद भाई आप बताएं खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा फाद भाई, पहले तो ये बताएं कि आप माशाल्लाह यहाँ पे हमारी बिल्डिंग में काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, तो आपको कैसे आपको रियलाइज़ हुआ, क्योंकि आपने बताया था कि आपने पहले भी अपने वालिद का वीज़ा अप्लाई करवाया था और जी रिजेक्ट जी। हो गया था, तो वो थोड़ा उसका बताइएगा कि क्या रीज़न था रिजेक्शन का और इस दफ़ा किस तरह से आपकी जर्नी चली, थोड़ा सा उसको बताइए। बिल्कुल। आप लोग तो पहली बात है कि हम आपके क्लाइंट भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम यहाँ पर आप लोगों से लोकल ट्रैवलिंग वगैरह, पिकनिक्स वगैरह अरेंजमेंट, जो कॉर्पोरेट पिकनिक्स वगैरह होती हैं वो हमने आपसे जब अरेंज करवाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस बात को शायद 1.5 साल हो गए थे, तो फिर हमने कहा थोड़ा सा इनको और आप लोगों को एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि आप लोग जो है वो उम्रा वीज़ा और इंटरनेशनल वीज़ाज़ वगैरह में भी डील कर रहे थे। तो मेरा अब्बू से डिस्कशन हुआ, मैंने कहा कि अब्बू ये हम इनके क्लाइंट्स हैं, अच्छी सर्विसेज देते हैं और बिल्कुल ऑनेस्टली हर चीज़ बता देते हैं कि आपको हरे हरे सब्ज बाग नहीं दिखाते, जो चीज़ एक्चुअल होगी वो बता देंगे और आपको बता देंगे कि आपका वीज़ा रेशियो क्या है और क्या नहीं है। तो उस हवाले से अब्बू ने कहा सही है। फिर मैं आया था, आप उस यूके में थे, तो माज भाई से मेरी सारी डीलिंग हो रही थी, तला से हो रही थी। तो मेरे भाई का 2 दफ़ा रिजेक्शन था यूएसए और यूरोप भी रिजेक्शन था, तो काफ़ी मायूस था, लेकिन मैं बड़ा पुरउम्मीद था। तो अब्बू भी चाह रहे थे ट्रैवलिंग करना, तो फिर माज भाई ने मशवरा दिया कि आप लोग जो है वो साथ अप्लाई कर दें, तो आप लोगों का अच्छा रेशियो है, वीज़ा रेशियो। तो साथ अप्लाई किया, उनका बहुत सपोर्ट किया, डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए थे तलहा ने, माज भाई ने बड़ा एक इस चीज़ को कोऑपरेट किया, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके दिए। उसमें काफ़ी इन लोगों ने हद तक बताया कि आप लोगों का वीज़ा रेशियो अच्छा है, तो इंशाल्लाह हमारा जो था वो वीज़ा लग गया था। ठीक ठीक। अच्छा एक बात बताइएगा, अभी नॉर्मली ऐसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं टिकटॉक पे फॉलो कर रहा होता हूँ लोगों को और ज़्यादा देखता हूँ, वो क्या करते हैं कि आपको बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे लोग बोलते हैं कि भाई हम आपके खुद से बना के लगा जी। देंगे टैक्स रिटर्न, या हम आपकी स्टेटमेंट खुद से लगा के निकाल देंगे। मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि बैंक स्टेटमेंट जो है ना उसकी कोई टेंशन नहीं है, यूएस वाले तो चेक ही नहीं करते, हम उसको ऐसे ही लगा देते हैं। तो उसका बताएं आप, तो उसका कैसा रहा आपका? नहीं, आप लोगों ने इस चीज़ में बड़ा एक सख्त स्टांस था। मैं मास भाई का भी और उसका कि कोई दो नंबर काम नहीं होगा और ना दो नंबर काम को इनकरेज किया जाएगा। जैसे अगर कस्टमर, मैं बोल भी रहा हूँ ना कि आप ये कर लें, तो आप लोगों की तरफ से कोई इनकरेजमेंट नहीं हुई कि ये चीज़ की जाए। बिल्कुल आपकी जो ऑथेंटिसिटी होती है डॉक्यूमेंट्स की, वही आपका जो है समझें कि सक्सेस रेट होता है। क्योंकि आप देखें, वो लोग बेवकूफ़ नहीं होते, जितने भी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट वाले हैं ना, ये जो कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं बेसिकली ये शॉर्ट टाइम के लिए हैं कि बस पैसा बना लो और बस। ये कोई लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी के लिए लोग मार्केट में नहीं बैठे हुए। तो इसका हमें भी अंदाज़ा हो गया। अब देखें, हमारे में कोई अब बच्चा नहीं रहा। अब हम जो है ना मीडिया के, सोशल मीडिया के इस ऐसे दौर में रह रहे हैं कि कोई भी अब बच्चा नहीं है। एक छोटे बच्चे को भी ना कोई चीज़ नॉलेज चाहिए होती है ना, फ़ौरन गूगल खोल लेता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना वो टेम्परेरी होती हैं। तो मैंने ये चीज़ बहुत डीपली नोट कर रहा था, मास भाई की भी और तला की भी, कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे एक कस्टमर का वीज़ा रिजेक्ट हो और आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो। तो ये बहुत चीज़ें आप लोग इस चीज़ पे ज़ोर देते हैं और कोई जो है ना ना कस्टमर को सच्ची बात है हरे-हरे बाग दिखाए गए। बता दिया था कि आपका इवन मैं भी अप्लाई कर रहा था, तो मुझे मास भाई ने कहा, "फ़ाद भाई अभी आप रुक जाएँ। आप अपनी पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और इस फिर आप यूरोप साइड पे या यूके साइड पे जाएं,
वरना वो क्या था, उनके लिए बड़ा आसान था, कहते थे कि हाँ कर दे, मेरी कंसल्टेंसी फीस मिल जाती और रिजेक्ट हो जाता। अच्छा, बाद में भी मैं कुछ नहीं कर सकता था ना, यानी कि अब आप कस्टमर भी डाल देते कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स वीक थे, आप ये था। नहीं, आप कस्टमर को सही वे बताएं, राइट वे बताएं कि देखें आप पहले स्टेप बाय स्टेप चलें। पहले आप एक अपनी छोटी सी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, आप उस ताकि आप अगले एम्बेसीज को भी पता चले कि हाँ ये ट्रैवलर है, रह चुका है, ये डायरेक्ट यूके या यूएसए के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उनका भी माइंडसेट पता है कि ये किस हवाले से अप्लाई कर रहा है। तो ये चीज़ें जो होती है ना बहुत काउंट करती हैं। अच्छा, एक और चीज़ बात भी आपने देखा होगा, बहुत सारे कंसल्टेंट बोलते हैं, जैसे मैं टिकटॉक पे अक्सर देख रहा होता हूँ कि बंदा क्लेम कर रहा है कि भाई 2 दिन में केस रेडी करके देंगे। तो आपने पूरा अभी इस जर्नी का पार्ट है, आपको क्या लगता है क्या ये 2 दिन में? सर ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने तो हमें डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करने में लग गए थे, जिसमें आपके जो तलहा हैं वो बेचारे उन्होंने घर तक के चक्कर लगाए डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन में। फिर डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने 3 दफ़ा जो है वो उसकी स्क्रूटनी की है, और मुझे लास्ट यही बताया जा रहा था कि वो हम्माद भाई फाइनल करेंगे, वहां से फिर वो केस पुट अप किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जी एक बंदे ने जी वो अपलोड किए डॉक्यूमेंट्स और कहा जी हो गया जी, ऐसा नहीं है। एरर है ना इसमें, ह्यूमन एरर है, और कहाँ जहाँ पर देखा गया वहाँ डॉक्यूमेंट्स हमने फिर उसको कहा ये चेंजेस की जाए, तो हमने वो चेंजेस की। तो इट इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं है। और मैंने एक सबसे अच्छी चीज़ ये देखी है कि यहाँ पर ना 3 मरहलों में चीज़ें स्क्रूटनी होके फाइनलाइज होती हैं। जो सबसे पहले तलहा होते हैं वो उसको करते हैं, जो कि बहुत एक्सपीरियंस है, नो डाउट। मुझे पता चला था उनका 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद वो मास भाई के पास आती है चीज़, मास भाई देखते हैं फाइनल जो होते हैं वो आप उसको करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि 3 स्टेप से वो चीज़ स्क्रूटनी होके फिर वो फाइनलाइज। और औकात ऐसा होता है, खासकर वीज़ा डॉक्यूमेंट सबमिट करने में ना, छोटी मोटी सी गलती भी जो होती है ना वो हाईलाइट हो जाती है। तो अब जैसे एक बंदे ने देखा, उससे फिल्टर हुआ, दूसरे ने देखा, तो तीसरे तक गलती खत्म हो जाती है, बिल्कुल 2 लेयर तक भी गलती का एक चांस रहता है। अच्छा, उसमें भी ये नहीं है कि दूसरा बंदा बैठे पूरा केस देख रहा है, नहीं, वो एक जिसे बोलते हैं ना स्कैनिंग करना, फटाफट स्कैन किया, उसने देखा भाई कोई गलती तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, फिर हमने उसको आगे प्रोसीड करा। अच्छा, ये हमारा एक बिल्कुल। और सबसे अच्छी चीज़ आप लोगों की ये है कि पहले जब कस्टमर पहली दफ़ा आता है ना, पहले तो आप चेकलिस्ट तैयार कर, उसको उससे सवाल करके आप चेकलिस्ट कर रहे होते हैं, जो चेकलिस्ट में जब फिल्टर हो रही होती है चीज़ें कि हाँ जी अब आपका 60% रेशियो है, क्योंकि आप जब उस क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं तो अब आपका अपना जो एक फॉर्म होता है, जब आप उसको भर रहे होते हो जिसमें आप यस या नो या वॉट एवर, उसमें आप उसकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि जी इसका केस कितना % स्ट्रॉन्ग है। ज़ाहिर है आप लोगों के पास इतने कस्टमर्स आते हैं, अब ज़ाहिर है उसमें ज़्यादातर तो यही होता है ना कि जिसके चांसेस कम होते हैं, तो ज़ाहिर है आप लोग अपनी भी क्रेडिबिलिटी ख़राब नहीं करते, और उसको उसका भी हलाल का पैसा होता है, वो खामखा में लगाए फिर रिजेक्ट हो, तो बेसिक वो इस वक्त सिलसिला ऐसा है विजिट वीज़ा की, अगर मैं बात करूं तो जैसे मिसाल है, अभी मैंने एक सिलसिला स्टार्ट किया था ऑनलाइन कंसल्टेशन का, फ्री कंसल्टेशन का, ठीक है। तो डेली 5 to 6 कंसल्टेंसीज मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल कोटेड टाइम में देता हूँ 15 मिनट, लेकिन मैं उसमें क्वेश्चन रखता हूँ कि 10-15 मिनट ऊपर भी हो जाए, किसी से बात होती है तो प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, वो जो 5 से 6 कंसल्टेंसी हम डेली निकाल रहे हैं ना, ये फिल्टर होके आ रही है डेली की 25-30 क्यूरीज में से। उन 25-30 में से ये 5-4 लोग वो निकलते हैं जिनका डॉक्यूमेंट पूरा है, जिसमें एफबीआर डॉक्यूमेंट, इनकम स्टेटमेंट, थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री, उसके अलावा उनकी जो है ना उनकी नो हाउ, ट्रैवल हिस्ट्री, ये सब चीजें हैं। उसके अलावा 20 लोग जो थे ना, उनको तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, उनको मैंने एडवाइस कर दिया कि देखें आपके ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, आप ये पहले कर लें, देन हम आगे बात करेंगे। यही चीज मैं अब अगर मैं उनका ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे, जो कि नॉर्मली चलता है लोगों का, कि वो बिना ट्रैवल हिस्ट्री देखे, बिना इवन लोगों का मैंने ये तक देखा है एफबीआर रिटर्न्स तक फाइल नहीं करते, लोगों ने उनका यूके अप्लाई कराया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले फिल्टर, उनको तो हम बिल्कुल ही फिल्टर आउट करें, फिर पीछे जो 5 रह जाते हैं उसमें से भी मजीद फिल्टर हम करते हैं। एवरेज ना एक दिन में मैक्सिमम हम एक वीजा क्लोज करते हैं, ये मैक्स है हमारा। मैं आपको वही बता रहा हूँ हमाद भाई के 1 साल पहले, यानी 1 साल हो गया मुझे मास भाई ने फिल्टर कर दिया था। हाँ, देखें मेरी आपसे लेट में बात, बिल्कुल आप मुझसे कहते फिल्टर कर दिया था ना, इसमें आपने मेरे भलाई के लिए किया ना। अच्छा, उस वक्त मैं सोचता था अबे यार ये वो, मैं अभी पहले जाऊं जी फार ईस्ट जाऊं और मैं वहां, लेकिन एक्चुअल बात अब वो मैंने ट्रैवल हिस्ट्री के लिए 1 साल गुजर गया, नाउ आई एम एलिजिबल, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है।
तो ये इस चीज़ को मैं अब अभी आपका देख रहा था कि आपका नॉन स्टॉप जो है वो आपकी कंसल्टेंसी चल रही है, अभी आपकी अभी इसके बाद भी कंसल्टेंसी का टाइम है और उससे पहले भी आप दे रहे थे, तो मैं मुझे खुद अंदाजा है कि मैं खुद देख भी रहा हूँ कि आपके पास पूरा दिन जो है वो बिजी स्केड्यूल होता है कि आपका नॉन स्टॉप और सही है, उसमें से फिल्टर आउट होके एक ही निकलता है जिसको आप बाकी लेकिन उससे फिर मजा भी आता है। मजा भी उसका आता है। रीजन ये है कि एक तो हमें पता है कि यार उसकी प्रोफाइल इतनी है कि आप अप्लाई करेंगे ना, तो हमें भी थोड़ा सा एक होता है ना गट फीलिंग, बिल्कुल गट फीलिंग है कि यार इसका वीजा आ जाएगा। आप देखें स्टिल भी बहुत सारे लोगों का नहीं आता, क्योंकि कोई किसी की गारंटी तो नहीं है, लेकिन एक होता है कि प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं ना। आप अगर ट्रैफिक में भी जा रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं पूरा जाम हुआ है आगे, तो आप पहले ही यूटर्न ले लेंगे। और एक होता है आप पहुंच गए, आप क्या कर सकते हैं, लक खराब है। तो हमारा भी इसी तरह से हम पहले पॉसिबिलिटीज निकालते हैं, अगर हमें लगता है कि आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, बाद में एक और चीज मुझे इसमें बताइएगा, जैसे आपने अभी जो ये ट्रैवल हिस्ट्री अभी आपने जिक्र किया अपना, जी। तो आपने क्यों बनाई? आप वैसे ही अप्लाई कर लेते, मतलब आपने ट्रैवल हिस्ट्री इतना खर्चा किया सारा कुछ? नहीं देखें, एक बात बताऊं, बिल्कुल मैंने वही लफ्ज इस्तेमाल किया कि स्टेप बाय स्टेप। मुझे ये बोला गया कि देखें आप डायरेक्ट यूके अप्लाई करते हैं, यूएस से अप्लाई करते हैं, तो कहते हैं कि और भी कंट्रीज हैं, डायरेक्ट आप यूके यूएसए, वाई यूके यूएसए। तो मुझे माज भाई ने और आपने भी मुझे 1 साल पहले कहा था कि आप पहले ट्रैवल हिस्ट्री कर रहे हैं, तो मैंने आप ही लोगों से फिर अपनी फार ईस्ट का पूरा टूर, आप लोगों ने मेरा टूर प्लान करके मुझे दिया था और मैं टूर कर कर आया था। तो उसमें ये होता है कि जब आप पहली दफ़ा जाते हैं तो पहले आप खुद एक्सप्लोर करते हैं दुनिया को। अब बिल्कुल आप डायरेक्ट यूके चले जाएं, आपको चीज़ों का पता ना हो, आप यूएसए चले जाएं, चीज़ों का पता ना हो, तो ये एक नो हाउ भी हो जाती है कि आप जो मुख्तलिफ कंट्रीज ट्रैवल करते हैं फार ईस्ट में या एशियन कंट्री या कोई और कंट्रीज, तो आपको एक नो हाउ हो जाती है कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और क्या क्या चीज़ें आपको ये देखना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आप बाहर जाते हैं ट्रैवलिंग पे जाते हैं, स्कैम्स बहुत हो रहे होते हैं आजकल, बहुत स्कैम्स हो रहे होते हैं। आपको बहाने से लेके जाएंगे, कहेंगे कि आए आपके लिए जो है वो ये ऑफर है या ये जॉब है, लोग यहाँ से वो चले आते हैं, वो एक नामालूम जगह पे ले आके आपको जो है वो लूट लेते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत सारी नो हाउ आपको पता चल रही होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये ट्रैप भी होते हैं लोग, ट्रैप वही, जैसे मिसाल है कि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर ट्रैप किया गया कि उनको जो है ना एक सेटअप का पार्ट बना दिया गया। बिल्कुल। जैसे मिसाल है, एक जॉब है, लालच में आ गए, विजिट वीजा पे जॉब अलाउ नहीं है, बिल्कुल। तो उन्होंने वो जॉब ले ली और फिर उनके ऊपर उनको रेड हैंडेड पकड़ लेना। तो रेड हैंडेड पकड़े गए तो ऑब्वियसली उनके ऊपर बैन लग गया, रिपोर्ट किए गए। अच्छा, खासकर यूके जो है ना, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसमें आपके ऊपर बैन लग जाए ना, तो वो सारी जिंदगी का एक दाग लग गया आपके ऊपर। बिल्कुल। फेक डॉक्यूमेंट्स की मैंने बात की, तो अगर जिसे बोलते हैं ना सादिक और अमीन, अगर सादिक और अमीन के ऊपर शक आ जाए ना कि आप सादिक और अमीन नहीं है, तो वो आपके ऊपर बैन लगाते हैं और 10 साल, कनाडा का भी यही है, यूके का भी यही, यूएस का भी यही, बैन लगा दिया। अब वो बैन का मतलब ये है कि ऐसे लोग बोलते हैं यार बैन हट गया, आप तो कर सकते हैं, बट स्टिल आपके रिकॉर्ड पे एक चीज आ चुकी है, क्योंकि देखें कुछ ये माशरे ऐसे यहाँ पे झूठ बोलने को ना बहुत बुरा मायूस समझा जाता है। तो वहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये बंदा बात कर रहा है तो ये सच्ची बात कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा होगा। ये कुछ वजूहत है कि वो लोग उसको देखें। हमारे मैं आपको फिर एक दफा बताऊं, आपका सारा जो गेम है ना वो डॉक्यूमेंट्स का है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे भाई और वालिद साहब जब गए, वो पहली डॉक्यूमेंट से डिसाइड करके बैठे हुए थे। उन्होंने विद इन 10 सेकेंड्स आई कांटेक्ट में फैसला कर लिया था यस और नो का। वो आपको 10 सेकेंड्स, वो आपकी बस फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, 10 सेकेंड्स तक वो आपको जज कर रहे होते हैं, और वो विद इंटरव्यू लेते हैं 5-6 मिनट का, 10 सेकेंड्स में वो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वो डॉक्यूमेंट्स में डिसाइड कर चुके होते हैं। असल चीज़ है डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पे मैं बड़ी अच्छी आप लोगों की एक मुझे बात लगी, जो कि मैंने देखा कि आप लोग कस्टमर से कहते थे हर चीज़ ना सही बता दें। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत अच्छी है, कोई चीज़ छुपाए नहीं। अगर वहाँ के रिगार्डिंग वीज़ा एप्लीकेशन या इंटरव्यू अगर कोई चीज़ है आप बता दें क्लियरली, छुपाएं नहीं, बिल्कुल, ताकि आप हमारे लिए एक प्रॉब्लम ना हो और हम आपको पहले ही बोल दें कि देखें आप अब अप्लाई ना करें। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि आप कस्टमर के लिए उस अपनी हर चीज़ क्लियर रखें। बात भी अब ऑलमोस्ट क्लोजिंग करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसको थोड़ा क्विकली रैप करते हैं। एक तो ये कि लोगों का ये माइंडसेट है कि यार कनाडा का वीजा आ गया ना, अब 5 साल का है, 10 साल का आएगा, मिनिमम 5 का आएगा, यूएस का भी यही है, तो हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ जॉब करेंगे, हम वहाँ सेटल हो जाएंगे।
इस पे आप भी थोड़ा सा, वैसे तो मैं गाइड करता रहता हूँ, लेकिन आप अपना थोड़ा सा बताइएगा कि क्या विजिट वीजा के ऊपर बंदा जाके जॉब करे, क्या ये सही है? देखिए, मेरे वालिद साहब और भाई अभी यूएसए में ही हैं, आने वाले हैं। तो मैं आपको ये बताऊँ, ये सब बेकार की बातें हैं। वहाँ पर जॉब्स विजिट वीज़ा के लिए या विजिटर्स के लिए नहीं है। हाँ, आपकी 6 महीने की एग्जिट होती है, आपको वापस आना होता है। आप वहाँ 1-2 महीने की कर लें कि अब आपको वहाँ रहना है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहना है, तो वहाँ की थोड़ी बहुत अर्निंग, लेकिन वो परमानेंट जॉब नहीं होती। और ना आप ये सोच के जाएं, क्योंकि वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा। वो इलीगल भी है, वो इलीगल भी है, आपके बिल्कुल वीजा पे क्लियर कट लिखा हुआ है, नो वर्क अलाउड। बिल्कुल इलीगल है। और वो मैं एक वजह से कह सकता हूँ, जैसे आपका 3 महीने 4 महीने का, लेकिन उसमें भी वो लीगल है। लेकिन वहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप जॉब्स करें वहाँ पर विजिट वीज़ा पे, और आप अपनी जो है वो वीज़े की कैटेगरी चेंज करा सकें, या वहाँ वर्क परमिट देखें। वर्क परमिट का प्रोसीजर ही अलग है, वो तो बिल्कुल आप वो लाखों की बात वो है। लाखों की बात है, तो वो अलग चीज़ है। जिस चीज की कोई मार्केट ना हो ना, मिसाल के तौर पे ये कप है, इस कप की एक मार्केट है, लोग बोलेंगे 500 600 700 इतने का मिली। एक ये ऐसी कोई मार्केट नहीं, ये अनमोल हो जाए, तो कोई इसका 10 लाख बोलेगा, कोई बिल्कुल सेम वर्क वीजा का है, कोई बोलेगा $25,000, कोई बोलेगा $30,000, जिसका जो मुंह आएगा वो बोलेगा। अच्छा माते, आपको मैं बिल्कुल एंड में बिल्कुल लास्ट बता दूं, वहाँ के अपने सिटीजन्स के लिए जॉब नहीं है। वो जॉब लेस हैं जो वहाँ के यूएस सिटीजन्स हैं, यंग लड़के लड़कियां। और वहाँ पर अगर ये सोच के जाएं जी हम स्टूडेंट, यहाँ से स्टूडेंट अप्लाई कर लें, वहाँ पर जॉब कर लें, स्टूडेंट वीज़ा भले वो 5 साल का हो 3 साल का हो, वो एक लिमिटेड आवर्स देते हैं बस। और ये सोच के नहीं हम 2-3 साल स्टूडेंट वीज़ा पे जॉब करके निकाल, नो, ऐसा कुछ भी नहीं। यूनिवर्सिटी की आपको फीस देनी है, आपको अटेंडेंस देनी है, आपको एक थ्रू प्रॉपर चैनल से चलना है। तो वहाँ पर ये चीज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ लोगों को कि जो लोग विजिट के ऊपर जा रहे हैं, खासकर यूएस कनाडा यूके कहीं पे भी, आप वहां जाके एक नो हाउ ले सकते हैं मार्केट, जिसे बोलते हैं ना मार्केट टच करना, बिल्कुल। मार्केट कितनी गर्म चल रही है, क्या है, मेरी फील्ड का स्कोप है नहीं है, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। मगर जो लोग यहाँ से अपनी सारी किस्तियां जला देते हैं जाने के लिए, मैंने यूएस के लिए लोगों को देखा है कि लोगों ने अपने प्लॉट बेचे और कनाडा जाने के प्लॉट बेच के, अपने चीजें बेच के, जॉब रिजाइन करके और विजिट के ऊपर कनाडा चले गए। तो वो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ऐसा हरगिज ना करें, क्योंकि अगर आपकी यहाँ पे रूट्स हैं तो उसको जला देना, उसको खत्म कर देना बाहर के एक आर्जी वीजा के ऊपर, ये बिल्कुल अकलमंदी की बात नहीं है। फात भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला खासकर हमारे लिए। और मैं इंशाल्लाह ताला उम्मीद करूंगा कि आगे भी आपका या आपकी फैमिली का कोई भी वीजा होगा तो हम आपको जरूर उसी तरह से ही फैसिलिटेट मेरा केस पुट अप होने वाला है, अभी मार्च में अप्लाई कर रहा हूँ। तो कंट्री मैंने अभी डिस्क्लोज नहीं की है, तो वो आप और माज भाई देख रहे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला अच्छा हो जाए। थैंक यू। ठीक है फात भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा पॉडकास्ट था फात भाई के साथ, जिसमें हमने कोशिश की कि हम आपको एक रियल सिनेरियोस के बारे में बता सकें कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि लोगों को फेस करने पड़ते हैं, खासकर जब वो विजिट वीजा की जर्नी को सेलेक्ट करते हैं। आई होप सो हमारा ये पॉडकास्ट आप लोगों को आगे विजिट वीजा के अंदर हेल्प आउट करेगा। मजीद किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 033335998111 पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।